हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजिलाइट एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेशो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि रेशोज क्या होता है, किस तरीके से परसेंटेज, रेशोज और फ्रैक्शन आपस में लिंक्ड होती है और रेशोज की आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम शुरुआत करें तो रेशो होता क्या है, इसका सिंबल हम यूज करते हैं इस तरीके से, और रेशो जब भी आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से ही दिखेगी, ए रेशो बी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सिंबल का कोई ऐसा मेजर इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जब आप समझेंगे तो रेशो डिवीजन फॉर्म होती है। जब भी हम किसी दो वैल्यू को रेशो में लिखते हैं तो एक तरह से हम दोनों वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे अगर आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू है और दोनों रेशोज में है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कटती है, और इसके कटने का कारण क्या है कि ये दोनों डिवीजन में होती है, इसलिए हम रेशो में जितनी भी वैल्यूज है उनको आपस में काट सकते हैं। अब रेशो के कुछ रूल होते हैं और रेशो जब भी चलती है अपने रूल के हिसाब से ही चलती है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप रेशो खराब कर देते हैं। तो सबसे पहला रूल जो हम रेशो का पढ़ेंगे वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। रेशो का सबसे पहला रूल यह है कि आप रेशो में कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको ए रेशो बी बोला गया है कि 2:3 है। अब ये मतलब नहीं है इसका कि हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते और 5 यूनिट नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो रेशियोज आ जाए, मान लीजिए ए रेशो बी 2:3 है और वहीं पे बी रेशो सी आपके पास 3:1 है, मान लीजिए 3:1 ही है, आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? क्योंकि बी तो आपके पास दो वैल्यू है, दो बार आपके पास बी आ गया है और आपको पूछा गया है कि अगर ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो आप ये नहीं कर सकते कि 3 और 3 दोनों को ऐड करके 6 बना देंगे और बाद में लिख देंगे कि 2:6:1। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी रेशो खराब हो जाती है। रेशो का इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये रह जाता है कि आप इन दोनों को कभी भी ऐड ना करें। पहला रूल यही कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी है तो आप एक मेथड से कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। रेशो में हमेशा रिलेशन बना के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और रेशो में रिलेशन बनाने का मतलब ये है कि आप रेशो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास है ए रेशो बी 3:2, वहीं पे है बी रेशो सी 3:1। अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस 3 को 2 बना लीजिए या फिर इस 2 को 3 बना लीजिए। आप जब ये चीज कर लेंगे तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, और जब सेम वैल्यू हो जाती है इस तरह से हम रिलेशन बना चुके हैं रेशो में, फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। और उसके लिए आपको रेशो का सेकंड रूल पता होना चाहिए। रेशो का सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल यह है कि जब भी आप रेशो में किसी एक साइड को मान लीजिए किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दूसरी वाली वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रेशो खराब हो जाएगी। तो सेकंड रूल यह है कि अगर आप एक साइड रेशो की किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेकंड साइड भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे यहां पे है, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये वाला 3 भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए ये वाली साइड में 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली साइड भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी रेशो खराब हो जाएगी। यहीं से हमारा थर्ड रूल आता है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपके पास रेशो दी गई है और उनमें से किसी एक रेशो में चेंज है, मान लीजिए इसमें मैंने 10 वैल्यू और ऐड कर दी, तो चेंज हमेशा उसी वैल्यू में आना चाहिए जिसमें आपके एडिशन हुई है। मान लो इसकी 3 से 4 हो गई, पर ये वाली वैल्यू है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो ये वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो रेशो का थर्ड रूल ये है कि रेशो में फर्क सिर्फ उसी वैल्यू में आता है जिसमें आपके फर्क एडिशन किया हो या सब्ट्रैक्शन किया हो। अगर आपके किसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है तो आपकी वो रेशो सेम रहनी चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए।
तो ये 3 आपके मेजर रूल है जब आप रेशो करते हैं, तो आपको ये रूल्स हमेशा दिमाग में लेके चलना पड़ता है। इसी के साथ हम सीखेंगे कि परसेंटेज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, जो चीज हमने पहले भी पढ़ी है, और फ्रैक्शन से हम रेशो में कैसे कन्वर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास परसेंटेज टर्म्स में बोला है 30%। अब 30% हमें पता है कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है। आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि फ्रैक्शन वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। इस परसेंटेज का मतलब हमें पता है 1/100 होता है, 30/100 यहां से हो जाएगा। जब ये वैल्यू आपस में कटेगी तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है जिसे हम फ्रैक्शन बोल देते हैं। अब इसी फ्रैक्शन को अगर हमें रेशो में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज आपकी इंक्रीजिंग में बोली गई है या डिक्रीजिंग में बोली है। अगर तो इंक्रीजिंग में बोली है तो उसका मतलब ये है कि 30% का इंक्रीज है, और वहीं पे डिक्रीजिंग में बोली है तो 30% का डिक्रीज है। मान लीजिए हमें बोला है कि यहाँ पे 30% का इंक्रीज है, मतलब प्लस में ये वैल्यू है। तो प्लस में क्या मतलब है, जो भी बॉटम साइड होती है फ्रैक्शन की वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल का मतलब है कि पहले वाली वैल्यू। तो बॉटम वाली जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखे उसे इनिशियल मान के चल पड़े और वहां पे इनिशियल वैल्यू में डाल दे। तो 10 हमारा इनिशियल हो गया। और फिर ये सिंबल देखना होता है कि प्लस का सिंबल है कि माइनस का सिंबल है। अगर प्लस का सिंबल है तो इसी 10 पे अपर वाली ऐड होके वो फाइनल वैल्यू बन जाती है कि 10 पे 3 का एडिशन हुआ तो 13 हमारी फाइनल वैल्यू बन गई। वहीं पे मान लीजिए अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस की होती तो यहाँ पे 30% का डिक्रीज है, तो इनिशियल वैल्यू तो हमेशा बॉटम वाली रहेगी जो कि 10 है, और इस 10 पे डिक्रीज कितने का हो जाएगा, 3 का, जो कि आपकी 7 बन जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं रेशो में। मान लीजिए इसी तरीके से आपके पास 40% है, 40% का डिक्रीज आपको बोला है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। अभी हमने पढ़ा कि इनिशियल वैल्यू हमेशा कौन सी रहेगी, बॉटम वाली। तो 5 हमारी इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू हमारी हो जाएगी, माइनस बोला है तो इस 5 पे ऊपर का 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी 3। तो ये हमारी रेशो बन जाएगी। और वहीं पे अगर यहाँ पे 40% का इंक्रीज होता तो इनिशियल पे तो हमारी हमेशा बॉटम रहेगी 5, और फाइनल में हमारे इस 5 पे एडिशन हो जाएगा 2 का, जो कि है 7। तो हमारी रेशियो इस तरीके से बन जाएगी। मान लीजिए इसमें 120% बोला है, 120% का इंक्रीज। अब 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 6/5। अब हमें इंक्रीज में बोला है, इनिशियल वैल्यू हमारी बॉटम की रहेगी, इनिशियल 5, और इस पे इंक्रीज है कितने का, टॉप वाली वैल्यू का, जो कि कितनी हो जाएगी, 5 + 6 11। ये आपकी फाइनल वैल्यू है और ये हमारे पास रेशो बन के आ जाएगी। अब नॉर्मली क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं आते कि आप 40% का इंक्रीज बोल दे और आपको बोल रहे हैं कि रेशो निकाल के दे दो। इतना सिंपल तो क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको क्वेश्चन मान लो ऐसे आ रहा है कि किसी एक पर्सन, कोई एक पर्सन ए है, उसकी सैलरी 40% से इंक्रीज होगी। 40% से अगर सैलरी इंक्रीज होगी तो क्या आप तब बता सकते हैं कि रेशो किस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो यहां पे हमें पता है ये टर्म देखो, इंक्रीज और कितने का, 40% का। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। तो उसकी पहली सैलरी अगर 5 होती तो उसकी बाद की सैलरी 5 में 2 का इंक्रीज मतलब 7 हो जाती। इस तरीके से हम रेशो निकाल दें, और एक बार रेशो निकल गई उसके बाद हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप रेशो से रियल वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं और रियल वैल्यू से किस तरीके से रेशोज को डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला है कि A/B, 2/3 है। अब जब भी हम गलती करते हैं तो एक ही गलती करते हैं कि इस 2 और 3 को हम रियल वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए बात आपके रुपीज में हो रही है, पैसे में बात हो रही है, उसी की हमें रेशो दी हुई। हम सोच लेते कि ये 5 रुपए है, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है,
रियल वैल्यू इसके पीछे क्या छुपी हुई है वो हमें कभी पता नहीं होती, इसीलिए हम इसे यूनिट्स में लिखते हैं कि हमारे पास ये 2 यूनिट है और ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट है, क्योंकि रियल का हमें पता नहीं है कि रियल में कितना पैसा है। मान लीजिए आपको बोला है कि एक क्लास में 700 बॉयज हैं और 500 गर्ल्स हैं। अब इनकी रेशो क्या है? अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को रेशो में लिखूं तो 700 मेरे पास बॉयज है और 500 मेरे पास गर्ल्स है। अब ये दोनों तो डिवाइड में होते हैं तो 0 0 कट गई। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ गई 7:5। अब हम ये गलती तो नहीं कर सकते ना सोचने की कि ये 7 बॉयज और 5 बॉयज की क्लास में सिर्फ 12 बच्चे हैं। असलियत में टोटल बच्चे कितने हैं? 700 प्लस 500 1200 आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट 12 नहीं है। तो ये गलती मत करना कि रेशियोज को कभी भी आप एक रियल वैल्यू सोचने की गलती करें। असलियत में ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। रियल वैल्यू क्या होती है इसके पीछे वो हमें कभी भी नहीं पता होती। एग्जाम में वही चीज हमें निकालने को आती है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि क्लास में 2 ग्रुप के बच्चे हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। मान लीजिए ए ग्रुप में 4 यूनिट बच्चे हैं और बी ग्रुप में 3 यूनिट बच्चे हैं। अगर क्लास में टोटल 700 स्टूडेंट्स हैं तो क्या हम बता सकते हैं कि ए ग्रुप में कितने हैं? अब यहां पे आपने सिंपल सी चीज देखनी है कि हमें टोटल बताया गया है कि क्लास का टोटल कितना है। रियल वैल्यू में हमारे पास टोटल 700 है और वहीं पे अगर हम रेशोज की तरफ देखें, रेशोज में यूनिट के फॉर्म में टोटल कितना है? यूनिट के फॉर्म में टोटल हमारे पास 7 यूनिट है। 3 + 4 हो गया हमारे पास 7 यूनिट। अब ये भी टोटल को दर्शा रहा है और ये चीज भी टोटल को बता रही है। अब दोनों ही जब टोटल की बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 700 के और 1 यूनिट यहीं रखेंगे 700 डिवाइड बाय 7 करके हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगी 100। रेशो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। जब हमारे पास यूनिट निकल के आ जाता है हम बाकी का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब हमें पूछा गया है कि ए की कितनी वैल्यू है क्लास में। 1 यूनिट तो 100 आ गया पर ए की तो टोटल 4 यूनिट है बच्चे क्लास में। और 4 × 100 यहां से हमें मिलता है कि क्लास में ए ग्रुप के बच्चे कितने हैं? 400 है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला है कि A/B आपका 3/2 है और वहीं पे हमें टोटल बता दिया गया है कि टोटल तो हमारे पास 1000 है। अब यही हमें देखना है कि यहाँ पे टोटल की बात करिए तो यूनिट्स में कितना टोटल है। यूनिट में तो 5 यूनिट टोटल है। वहीं पे रियल में कितना टोटल है? रियल में 1000 है। तो दोनों टोटल की बात करें तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के सेम है और यहीं से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200। अब 1 यूनिट 200 है, फिर चाहे आपसे बी पूछा जाए चाहे ए पूछा जाए आपने बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। 200 × 3 आपका 600 ये वैल्यू हो गई और वहीं पे 200 × 200 400 ये वैल्यू हो गई। अब ये जो फॉर्म है ये रियल वैल्यू का है, वहीं पे ये जो फॉर्म है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का है इसी फॉर्म की, क्योंकि अगर आप इसी वैल्यू को काटोगे तो आपके पास निकल के 3/2 ही आता है। तो रेशो इसी तरीके से आपस में लिंक्ड रहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपको बोला है कि A/B 2/5 है। अब बोल रहे हैं कि B जो है B आपका 600 ज्यादा है A से। अब अभी तक जो हम क्वेश्चन करे थे उसमें तो टोटल बताया था। अब हमारे पास टोटल तो है नहीं, हमें बोल दिया गया है कि B जो है 600 ज्यादा है A से। ज्यादा कुछ नहीं आपने सोचना है, सिंपली सोच के चलो कि अगर यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया गया है तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस देखना है। अगर वहां पे टोटल दिया है तो यहाँ पे भी टोटल ही देखना है। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है? A कितना कम है B से? 600 कम है। इधर कितना कम है? इधर सिर्फ 3 यूनिट कम है और वहां तो बोला है कि 600 यूनिट कम है। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 600 के। 1 यूनिट यहां से 200 आ गया। बस यूनिट ही तो निकालना है, यूनिट निकाल देंगे। अब चाहे हम 5 से मल्टीप्लाई करें चाहे 2 से मल्टीप्लाई करें, रियल वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो,
ए रेशो बी आपके पास 3:1 दिया गया है, पर अब आपको बोला है कि ए जो रियल वैल्यू में है वो 900 है। अब यहाँ पे तो डिफरेंस भी नहीं दिया, ना हमें टोटल दिया है, अब हमें डायरेक्ट बोल दिया गया है कि ए इतना है, तो हमें बताइए कि बी कितना होगा। अब यहां अगर ए की रियल वैल्यू बताई है तो यहां हम देखेंगे कि यूनिट में ए की कितनी वैल्यू है। यूनिट में ए कितना है 3 यूनिट, पर रियल टर्म्स में कितना है 900 यूनिट, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 300। एक यूनिट निकल गया। बी आपको बोला है कि बी तो खाली एक ही यूनिट है, एक यूनिट हमने निकाल दिया, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा 300। तो सिंपल सी चीज है, जब भी आप रेशोज करते हो, अगर आपको डिफरेंस बोला गया है रियल टर्म्स में तो आप यहाँ पे रेशो में भी डिफरेंस देखेंगे, अगर वहां पे सम दिया है तो यहाँ पे भी सम देखेंगे, और अगर एक सिंगल वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे भी हम सिंगल वैल्यू के थ्रू ही देखेंगे। थोड़ा बहुत हम रेशो के टाइप्स में देख लेते हैं कि हम क्या क्या हमें एग्जाम में निकालने को आ सकता है। मान लीजिए ए रेशो बी है 2:3, आपको बोला है कि इस रेशो की डुप्लीकेट रेशो निकालो। अब ये डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो कुछ और नहीं होता है, जब भी आप इस रेशो का स्क्वायर कर देते हो तो उसे हम डुप्लीकेट रेशो का नाम दे देते हैं। वहीं पे इसमें एक टाइप और आता है कि आपकी सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है? जब इस रेशो को हम अंडर रूट कर देते हैं तो इसी रेशो को हम सब डुप्लीकेट रेशो बोल देते हैं। इसी में एक और चीज है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में यही रेशो जो पहले स्क्वायर हो रही थी, डुप्लीकेट में यहां पे ये क्यूब हो जाएगी, इसे हम ट्रिप्लीकेट रेशो बोलते हैं। और वहीं पे सब ट्रिप्लीकेट जब इनका क्यूब रूट हो जाता है तो इन्हें हम सब ट्रिप्लीकेट रेशो बोलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, डुप्लीकेट में डबल हो गया, ट्रिप्लीकेट में ट्रिपल हो गया, और वहीं पे सब डुप्लीकेट में अंडर रूट हो जाएगा और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट हो जाएगा। ये 4 टाइप है जो हमें पूछ सकते हैं। अब इसी में हम देखेंगे कि रेशोज को हम किस तरीके से दो रेशो को मर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बोला है कि ए रेशो बी आपका है 2:3 और बी रेशो सी आपके पास है 1:2, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा। मतलब इन तीनों को साथ में रखेंगे, हमारी तो वैल्यू क्या आती है। अब हम यहाँ पे ऐड तो कर नहीं सकते कि b को 3 और 1 जोड़ के हमने 4 लिख दिया, वो तो हमने पढ़ा है कि पहला ही रूल है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकती, पर क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो क्या करें, या तो इस 3 को 1 बना दो या फिर इस 1 को 3 बना दो। 1 का 3 बनाना ज्यादा इजी काम है तो हम वही कर लेते हैं। तो अगर हम इसे 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, पर यहीं पे रेशो का सेकंड रूल भी आ जाता है कि अगर ये साइड किसी वैल्यू से गुणा करी है तो ये वाली भी उसी वैल्यू से गुणा करो। तो यहाँ पे भी गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये रेशो बदल के बन जाएगी 3:6। अब हम इनको साथ में लिख सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, क्योंकि यहां हम देखेंगे तो बी और बी हमने इन दोनों केस में सेम कर लिया है, और सेम कर लिया है तो हम लिख सकते हैं कि रेशो आएगी 2:3:6। ये आपका आंसर हो जाएगा कि सही रेशो हमारे पास ये है। अब इसी में मान लीजिए एक और आ गया कि ए रेशो बी 2:5 है, बी रेशो सी आपके पास 3:2 है। अब यहां पे तो वैसा केस नहीं रहा, दोनों में से किसी के पास भी 1 वैल्यू नहीं है, तो हम इजीली वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई करें। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबसे इजी काम तो वही है, तभी तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। यहां अगर मैं 5 से गुणा कर दूं और यहां अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो दोनों वैल्यू मेरी बराबर हो जाएगी, जो कि 15 आता है। तो यहां पे अगर 5 से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी मुझे 5 से गुणा करना है, और यहां अगर 3 से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 6:15 हो जाएगा और यहाँ पे 15:10 हो जाएगा। अब मैं इन्हें साथ में लिख सकता हूं कि ए रेशो बी रेशो सी क्या है 6:15:10। ये मेरा आंसर होगा।
ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसी में एक मॉडर्न टाइप आता है। मान लीजिए यही रेशो A रेशो B 2:5 और B रेशो C 3:2, इसे हमें करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले A लिखो, B लिखो और C लिखो। ये जो दो वैल्यू दी है इन्हें यहां पे लिखो 2:5, और जो बाद की वैल्यू दी गई है इन्हीं के बॉटम में लिखो। B दोबारा रिपीट हो रहा है तो B के नीचे 3 आ जाएगा और C के नीचे 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे पास दो जगह खाली है, एक ये C वाली और एक ये A वाली। इसमें आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे करीब वाली लाइन में जो वैल्यू है वही वहां पे लिख देनी। यहाँ पे 5 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो और टॉप टू बॉटम इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6, 5 3 15, 5 2 10। आपकी सेम रेशो आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए A रेशो B आपके पास 1:1 है और B रेशो C आपके पास 3:5 है। यहाँ पे मान लीजिए 2 है। अब इसको कैसे करना है? वही सेम केस, A B C लिखो, 1:2 लिखो। अब B दोबारा रिपीट हुआ है, B के नीचे 3 लिखो, C के नीचे 5 लिखो। सबसे करीब यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे सबसे करीब 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। टॉप टू बॉटम हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3:6:10 इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आपको ये क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपने मर्ज करनी है 2 रेशो या फिर 3 रेशो, आप इसी मेथड से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 रेशो आपको दी हुई है कि एक तो A रेशो B दी है 2:3, एक आपको B रेशो C दी है 2:1 और वहीं पे एक C रेशो D भी दे दी 3:2। अब इन तीनों को हमें मर्ज करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ABCD लिखेंगे, C D, A और B के नीचे वैल्यू है तो 2:3 लिख दो। B और C, B दोबारा रिपीट हो रहा है तो यहीं पे बॉटम में 2:1 लिख दो और वहीं पे C और D, C दोबारा रिपीट हो रहा है इसी लाइन में, यहाँ पे 3:2 लिख दो। इस टाइम पे गैप हमारे पास ज्यादा है, ये 2 गैप हो गया, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये है और 2 गैप यहाँ पे। अब इनको कैसे फिल करेंगे? इन्हें भी सेम केस, 3 सबसे करीब है तो यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे 1 सबसे करीब है, यहाँ पे 2 सबसे करीब है और इधर दोनों में 3 करीब है। अब कुछ नहीं करना है, टॉप टू बॉटम सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 2 12, 3 2 6 3 18 और 3 3 9 और 3 2 6। ये आपके पास रेशो बन के आती है। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये रेशो भी प्रॉपर रेशो नहीं है, क्योंकि रेशो तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और ये रेशो तो कटती है। और किसके टेबल से कट रही है? 3 के टेबल से कट रही है। तो इसे हम काट सकते हैं कि 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो रेशो हमारे पास बनेगी 4:6:3:2। ये हमारे पास प्रॉपर रेशो बनेगी। एग्जाम में ये चीज हमेशा गलती होती है। एग्जाम में ये वाली रेशो भी होगी ऑप्शन में 12:18:6, 9:6 और ये वाली रेशो भी होगी। तो जल्दी जल्दी में आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर सामने सामने दिख रहा है आप उसको टिक मार देंगे। और वैसा नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, रेशो सबसे छोटी फॉर्म होती है। वो कभी भी आपकी ऐसी नहीं आएगी कि दोनों वैल्यू आपस में कट रही है और आप रेशो के फॉर्म में उसे तब भी लेके चले। रेशो कभी भी ऐसी देखने को नहीं मिलेगी कि A रेशो B आपके पास 12:15 है। इसको कैसे लिखेंगे? ये रेशो थोड़ी ना है, ये वैल्यू तो अभी भी कट रही है। तो इसको आप काट सकते हैं, जब तक आपके कट सकती है तब तक हम उसे रेशो नहीं बुलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि किस तरीके से आप रेशो को फ्रैक्शन से बना सकते हैं, रेशो के रूल्स क्या है, रेशो के थ्रू आप किस तरीके से रियल वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं और किस तरीके से दो रेशोस को मर्ज कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इस टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे। रेशो की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके आगे वाले चैप्टर में है, जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, आपके स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, और भी और टॉपिक्स है जिनमें आपके रेशियोज बहुत यूज होती है।
तो ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है मैथ्स में, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू आप बाकी सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।